तो हमारा एक डीएसपी गया, उसको बिठा लिया, दूसरा डीएसपी गया, उसको बिठा लिया। वो ट्रेंड आदमी थे, मैं तुम ऐसे करना, ये गोल वहाँ बैठे हैं, उससे गोली 50 गज पहले मारो। के अंदर 32 लोग मारे गए, या मैं कहूँ बेगुनाह मारे गए। किसी ने वही पथराव हो गया, वो हो गया, तो उसने वहाँ गोली चला दी, उसमें 4 आदमी मर गए। ये है करने लगा। मैं तो शाम को गया, चीफ मिनिस्टर गवर्नर बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा काम किया, धरना उठवा दिया, ये उठवा दिया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, बोल जनता बोल जो खास कार्यक्रम लगातार आप सबके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। खूब सारा प्यार आप लगातार देने लग रहे हैं और आप सबको पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से ही हम रूबरू करवाते हैं। हाल फिलहाल 5 राज्यों का जो चुनावी रिजल्ट आया है, उसको लेकर के हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी तेज हो चुकी है। चाहे वे लोकसभा चुनाव को लेकर के बात करें या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर के करे, हर पार्टी सक्रिय हो गई है भाई। आज जुलाना के अंदर वो तमाम तस्वीरें भी आपने देखी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से गतौली गांव में जो ऑफिस का उद्घाटन किया है, उसमें से पहले की वीडियो आपने देखी थी कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक ने सरकार के ऊपर गुस्सा निकाला था। कई कामों को लेकर के कई जो है वो बातें कही, बड़ी बड़ी बातें कही है, वो भी कैमरे में कैद हमने की थी। कुछ बातें हैं राजनीति को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो डीजीपी साहब, आपका ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद भारद्वाज जी। सर्वप्रथम आपके मैं ग्राउंड मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ जी। आप बड़ी तेज़ी के साथ लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भी अच्छी तरह उजागर कर रहे हैं। ये आज समय की पुकार है। सामाजिक विकास अगर आपकी तरह मीडिया प्रगति पे हो तभी सामाजिक विकास हो सकता है। जी मलिक साहब, सबसे पहला ही सवाल ये है कि 5 राज्यों का जो चुनावी रिजल्ट आया है, हरियाणा की राजनीति में कितना आप उसका असर मानते हैं? 5 राज्यों की को चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी को बड़ी भारी जीत हासिल हुई है। जी। इस जीत के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जी। अब ये तो कह नहीं सकते, अब जहाँ जीत गए वहाँ तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जहाँ हारी है कांग्रेस वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कभी इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर लगाते हैं, वोटिंग मशीन के ऊपर, कि वोटिंग पैटर्न मशीन बीच में ख़राब होगी, पहले ला के रख दी। इस विषय को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में भी वो किया है, लेकिन जहाँ जीतते हैं वहाँ कुछ नहीं। लेकिन जीत से पहले भी ये मामला नहीं उठाया था, तो पहले उठाना चाहिए था अगर ऐसी बात है तो। जी। ये हरियाणा के अंदर तो एक हड़दम सी मच गई है। बीजेपी तो अपनी जीत 3 राज्यों में जीत के बाद प्रोबेबली अपना बड़ा निश्चित तौर से ये सोच रहे हैं कि वो तीसरी पारी में फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो लोगों का कुछ नहीं पता। जी। जी। कांग्रेस ज़रूर हताश हुई है, क्योंकि ज़रूरत से फालतू वो ये कहने लग गए थे हम तो 50 पार, हम 50 पार, हम 55। एकदम उनके वर्कर इससे हताश हो गए। और जहाँ दूसरी पार्टियों का सवाल है, वो कांग्रेस के इस हौसले डाउन है, तो उनके हौसले थोड़े से ऊंचे हुए कि कांग्रेस गलतफहमी थी। इसका एक असर सीधे साधे तो ये हो सकता है कि जो संगठित होने के प्रयास थे, वो कांग्रेस अपने घमंड में चूर थी, दूर दूर भाग रही थी। और एक आम आदमी पार्टी को भी बड़ा घमंड था, वो भी दूर दूर भाग रही थी। अब आम आदमी को अपनी असलियत का पता लग गया, कांग्रेस का भी अपनी आम आदमी को तो उससे भी ज़्यादा लग गया। उनका तो 0 प्रकरण है। किसी भी जगह उन्होंने कहीं 90 सीटों पर आदमी खड़े किए थे, कहीं 50 पर किए थे, कहीं 20 पर किए थे, तो उनका भी 0 स्कोर है। कांग्रेस ने वोट ली, वो दूसरी बात है, लेकिन जहां वो सोच रहे थे हम जीतेंगे, नहीं जीते। तो इनको देखकर वो संगठित होने की चेष्टा ज़्यादा करेंगे। सबसे पहला असर तो ये है। जी। बीजेपी का प्रयास ये है कि संगठन को इसी तरह विकृत किया जाए, बखेरा जाए, संगठित ना होने दिया जाए। उन्होंने अपनी तेज़ी बढ़ा दी है। हर एक आदमी का गांव की तरफ रुझान है, हर पार्टी का,
और जो शहर का है, बीजेपी वाले तो सर्टन सोचते हैं कि शहर ही आ रहा हमारी झोली में है। कांग्रेस ने भी अपनी तेजी शुरू कर दी है। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये कहाँ तक संगठित हो पाते हैं। पहले तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भी खदेड़ दिया था, आम आदमी पार्टी को भी नहीं पूछा। अब बीजेपी ने शिकंजा कसा हुआ है, कांग्रेस के ऊपर भी है, आम आदमी के पार्टी भी। ये अपने डर में सारे इकट्ठे हो सकते हैं, ये असर मैं मानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी जो आप भाषण देने लग रहे थे इनेलो के स्टेज के ऊपर, और आपने कहा था कि भाई मैं तो मानता हूँ कि आने वाले समझो हरियाणा विधानसभा चुनाव हो गया, अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी, अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो पार्टी एक सीट पर सिमट करके रह गई है, कैसे आप मानते हैं कि भाई आगामी भविष्य में वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी? कैसे आपको लगता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चौधरी देवीलाल अकेले ही थे। 1989 का चुनाव आया, चौधरी देवीलाल वो हरियाणा के नेता, किसान नेता, बड़े मान्यवर नेता माने जाते हैं। उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी अलग एक पहचान बना ली, और वो इसलिए बना ली कि एक समाज कल्याण के रूप में जो उन्होंने हरियाणा में नीतियां की वो पूरे हिंदुस्तान में पसंद आई। चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसे नेता थे पूरे हिंदुस्तान के जिन्होंने वृद्ध कल्याण योजना यानी पेंशन वो शुरू की, किसानों के हितों की कई एक योजनाएं शुरू की। मान लिया कोई 1 एकड़ का जमींदार है या आधा एकड़ का भी जमींदार है, उसके किनारे अगर 4 पेड़ खड़े हैं उसके खेत के अंदर, तो आधी आमदनी किसान को जाएगी। और छोटे कारविंदों को, छोटे छोटे उद्योगपतियों को उन्होंने मोमबत्ती बनाने के लिए लोन देना शुरू किया। और नौजवान बच्चों के लिए भाई तुम्हारी मुफ्त यात्रा होगी अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो। इस तरह की उन दिनों कोई सोचता ही नहीं था। इस तरह की योजनाएं उन्होंने गूंज योजना जच्चाओं के लिए बनाई, और छोटे छोटे परिवारों के लिए 1-1 रुपया, छोटा सा 1 रुपया, हर बच्चे को 1 रुपया रोज का देना शुरू किया। ये छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन इससे हौसला बढ़ गया। इनको खिलाड़ियों को कोई नहीं पूछता था। सबसे पहले उन्होंने तो कुश्ती को हरियाणा में राज्य खेल घोषित किया, कोई नहीं सुनता था। तो उससे कुश्ती का खेल आज देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। एक बच्चा 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ इनाम लेके आता है। उसके बाद अभय सिंह चौटाला आए, उन्होंने इस खेल को और आगे बढ़ाया। अब तो पता नहीं कितने करेंगे। 3% तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर 3% खिलाड़ियों के लिए अक्रॉस कास्ट लाइन्स, अक्रॉस पार्टी लाइन, कोई भी खिलाड़ी हो वो 3% कोटे में भर्ती किया जाएगा। इंस्पेक्टर, कोई सब इंस्पेक्टर, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। और वो आगे बढ़े। और भी बात दूसरी, जब खेल बढ़े तो मैं तो पुलिस महानिदेशक था, मेरा अपना तजर्बा है, जब हम खेल कराते थे तो सारे ये बदमाश चोर लुच्चक भी खेल देखने में मस्त होते थे। चोरियां कम होती थी, वो भी जाके अपने सो जाते थे, तो चोरियां कम होती थी और नौकरी बढ़ी, बेरोजगारी घटी। आज बेरोजगारी की प्रतिशत हरियाणा में 40% है। हरियाणा के अंदर 40% बेरोजगारी है, नंबर 1 पर है। इसलिए क्राइम ज़्यादा है। महिलाओं के विरुद्ध क्राइम क्यों है? बेरोजगारी है, कोई रोजगार मिलता नहीं। चोरी डकैती की घटनाएं क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी है। एक और बड़ी समस्या आ गई, कुआरापन। उसमें भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान टॉप की स्टेट है। लोगों की शादी नहीं होती। कोई लड़की काता है तो कोई क्या काम करता है? कोई काम नहीं करता। पहले तो जमींदार है 2 किले जमीन के, उसमें भी आजकल कोई वो नहीं। तो कुआरापन और बेरोजगारी, ये 2 समस्याएं हैं। इसको जो पार्टी लेकर अपना मुद्दा बनाएगी वही इलेक्शनों में विजयी होगी। कई एक गाँव में तो ऐसी हालात होगी, करनाल के अंदर एक गाँव है जहाँ 18 और 35 साल का बच्चा कोई बचा ही नहीं है। और जो बुजुर्ग आदमी है वो कहते हैं कि भी अगले 10 साल में ऐसी हालत हो जाएगी कि हमें तो कोई कंधिया देने वाला भी नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी भारी समस्या है जो इसको दूर। और एक और बीमारी होगी, पहले पंजाब में थी, अपने लग गई है, ये लिकर माफिया और ड्रग माफिया, ये ज़्यादा हो गया। अभी देखो ये 8वीं-9वीं घटना है जो यमुनानगर के अंदर हुई है, ये लिकर माफिया की वजह से हुई है। और जो इलीगल शराब थी, अवैध शराब थी, वो ठेके के ऊपर बेची जा रही थी।
यहाँ जिम्मेदार आप गठबंधन सरकार को मानते हैं? सरकार नेचुरली सरकार, ये कोई भी सरकार हो, सरकार की जिम्मेवारी है। कोरोना के टाइम पर जहाँ सारी दुकानें बंद थी, शराब की दुकानें खुली हुई थी, तो इस तरह की बात से तो और ज़्यादा मामला बढ़ेगा, और जब तक इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी तो इसी तरह होता रहेगा। अभी आप देखते हैं महिला विरुद्ध अपराध जैसे यथा राजा तथा प्रजा। एक मंत्री ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, उस महिला की पहले तो तनख्वाह बंद करी, उसको सस्पेंड कराया और फिर उसको घर ही भेज दिया। मंत्री का कुछ नहीं। दिल्ली में जो हमारे देश की क्रीम है, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक ब्राउन मेडलिस्ट हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी बेइज्जती की गई। वो बच्चे बैठे रहे, कई एक पार्टियों के गए भी, उनके घड़ियाल आंसू भी पहुँचे और खुद आंसू बहाए भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वही ढाक के तीन पात। जब तक इनके ऊपर सैल्यूटरी पनिशमेंट नहीं बनेगा तो इसको आप अच्छा प्रशासन नहीं कहते, इसको कुशासन कहते हैं जी। एक मंत्री की और मुख्यमंत्री की लड़ाई होती रही 2 महीने तक, हजारों फाइल दफ्तरों में पड़ी रही। इसका जिम्मेवार कौन? नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आम आदमियों का हुआ। किसी डॉक्टर का प्रमोशन होना था, उसका प्रमोशन नहीं हुआ, डॉक्टरों की भर्ती होनी थी, वो नहीं हुई। तो ये इस तरह थोड़ा होता सरकार में। ये तो घरेलू लड़ाई होती है कि बाहर शादी में रूस के भी 5 आदमी जाके मना लिया। अगर मंत्री को काम पसंद नहीं है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए या उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये कोई अच्छे प्रशासन की निशानी नहीं है, जिसको कहते हैं ना गुड गवर्नेंस। दिस इज नॉट गुड गवर्नेंस। लेकिन हरियाणा सरकार तो लगातार करे भी सेवा सुरक्षा से लगातार आपकी सेवा में है। आप भी डीजीपी रहे हैं पूर्व में, अभी वर्तमान में क्या लगता है आप सेवा सुरक्षा से योग को लेकर के? सुरक्षा की बात जी कही, बड़ी अच्छी बात है। आपने 3 दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि हरियाणा की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ रोज के 18 मुकदमे रेप के होते हैं, महिलाओं के विरुद्ध दर्ज, महिला पीड़न के, महिलाओं के मोलस्टेशन के, रेप के, रोज के 18 मुकदमे हैं। और पूरे देश में हरियाणा महिला विरुद्ध अपराधों में दूसरे तीसरे नंबर पर है। इसी तरह सरकार तो ये भी कहती है हमने सारी सड़क चमका दी, जन संवाद यात्राएं भी कर रही हैं। आपको पता है कितने एक्सीडेंट होते हैं हरियाणा की सड़कों के ऊपर? 10,832 एक साल के। उसी तरह 5,832 लोग रोज सड़क से हार जाते हैं सड़क के ऊपर, उनका बेचारा कोई कसूर नहीं होता। अगर एवरेज निकालें तो रोज के 14 आदमी सड़क दुर्घटना में अपनी जान दे देते हैं। सबकी सुरक्षा, आजकल हर आदमी बाहर जाता है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। जब तक महिलाओं को सुरक्षा के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो कोई क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोई मंत्री बैठे अपना महकमा चला रहा है और वो बेचारी यहाँ तक जाती है कि उसको कोई रहने की जगह भी नहीं मिलती। किसी को किराएदार अगर कोई मकान दे देता है उसको पंचकुला में, वो बाद में पुलिस पहुंच जाती है उसको धमकाने के लिए, क्यों मकान दे रखा है। वो तो हाई कोर्ट के कहने से मुकदमा दर्ज हुआ। हरियाणा सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, चंडीगढ़ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मंत्री को पूरी छुट्टी दी गई कि भाई वो अपनी जमानत करा ले। फिर उसने अपनी जमानत करा ली। अब उसको क्या फर्क पड़ता है? अब तक मुकदमा चलान नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा महेंद्र जी, जब भी हम लोगों से मिलते हैं, कई सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लगातार देखते हैं, चर्चाएं चलती हैं भाई, तथ्य के आधार पर भी बात करते हैं लोग। कई बार इस प्रकार की बातें भी चलती है कि भाई लोग काफ़ी देर तक जिद भी लगाए रहते हैं, फिर कहते हैं लास्ट में भी आएगा तो मोदी ही। सोशल मीडिया पे इस प्रकार की पोस्ट भी वायरल की जाती है। इस बात को लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो लोगों की अपनी भावना है। लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर आएंगे। अब इलेक्शन है, लोग चाहेंगे तो फिर आएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। इंडियन नेशनल जब तक ये संगठित नहीं होंगे, इंदिरा गांधी भी इसी तरह पावरफुल थी, एक बात जो कह देती थी वही माना जाता था। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट चला और एक मूवमेंट ऐसा चला कि बिल्कुल साफ होगी। हम तो उन दिनों फील्ड में थे और वो विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वोट पड़ने लगे
वो ढोल खाली थे। अब तो लोगों के ऊपर है, लेकिन अगर इसी तरह बटे रहे लोग तो बिल्कुल आएंगे नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, एक बार मैं इंटरव्यू देखने लग रहा था आपका, भी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, आज तक भी जो कंडेला कांड है उसका जो पीछा नहीं छोड़ा, कंडेला कांड, उसको लेकर के मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था आपका, आप बताने लग रहे थे, उस टाइम पर आप डीजीपी थे। कंडेला कांड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अभी तक क्यों नहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो पीछा छोड़ा कंडेला कांड? वो तो देखो लोगों की मर्जी है जी। उसमें इंडियन नेशनल लोकदल का मैं तो मानता हूँ कि कोई कसूर नहीं। मैं डीजीपी था, मेरा उस दिन, लेकिन कई लोगों का कहना है भाई उस टाइम पर सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई, सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज करवाया। जी। कंडेला गांव के अंदर उस टाइम पर श्री घासीराम नैन जी, जो आजकल नहीं है, वो कंडेला खाप के प्रधान थे। उन्होंने वहाँ धरने पर बैठे हुए थे, कंडेला का रास्ता रोके हुआ था जी। तो हमारा एक डीएसपी गया, उसको भी बिठा लिया, दूसरा डीएसपी गया, उसको भी बिठा लिया। नेडानी स्कूल में, चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल नेडानी के अंदर चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम था। तो चीफ मिनिस्टर साहब जींद में आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई मेरी मीटिंग कल होगी। मैं जरूर होगी। बोला ये कंडेला, मजी कंडेला रोड खाली हो जाए, कोई बात नहीं। अब ये हकीकत है। जी जी। मैं शाम को गया तो शाम को कंडेला गांव में एंटर करने से पहले स्कूल है जी, जहाँ अभी उन्होंने खागड़ का मंदिर भी बनाया हुआ है। वहाँ पुलिस का एसपी और डीसी खड़े, तो बोले जी आगे मत जाना। मैंने कहा मेरा ही रास्ता रोक रहे हैं, तो आम आदमी तो जाएगा नहीं। बोला जी नहीं खतरा है ना भाई। मैं तो गोड खुलवाऊंगा रोड। तो 2-4 गनमैन थे वहाँ, कोई फायर नहीं करेगा। थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू कर दिया तो आगे से उन्होंने कोई देसी के कट्टे कट्टे भी थोड़े बहुत चलाए। जो एसपी था मेरी पीछ पकड़ ले, क्योंकि वो उसको तो कुछ नहीं होना था। जी जी। मैंने कहा भाई आपने नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन ये गलत बात है, आप मेरे साथ साथ चलो, बराबर में चलो। बोले जी अच्छा। तो तनाव ज़्यादा था तो मैंने तो देखा नहीं एसपी कहाँ गया। तो डीसी को कहा मैं आप भी जाओ। बोला नहीं सर आप जर्नल हो, आपको छोड़ के मैं नहीं जाता, मुझे वो दे दो बुलेट प्रूफ जैकेट और ये हैट दे दो, हेलमेट, मैं आपके साथ चलूँगा जी। और खाली कागज़ पर दस्तखत करा लो, जो मर्जी करो। मैंने कहा मैं कोई फायर वायर नहीं करने वाला, मैं भी इन्हीं में से हूँ, मैं तो फायर कर दूंगा, एक गोली चलेगी 10 आदमी मरेंगे जी। ये अच्छी बात नहीं। थोड़ी सी देर और आगे बढ़े तो मुझे पाँव के ऊपर नीचे, दोनों पाँव के ऊपर उनके स्ट्रे बुलेट्स 12 बोर के छरे छरे लगे। मैंने फिर भी महसूस नहीं किया। मेरे तरफ दोनों गनमैन थे, साहब आपको भी गोली लग जाएगी। माँ कोई बात नहीं, वो ट्रेंड आदमी थे। माँ तुम ऐसे करना, ये गोल वहाँ बैठे हैं उससे गोली 50 गज पहले मारो, इनके ऊपर मत मारो, जमीन पर मारो। गोली रिकोसेट कहते हैं टेक्निकल भाषा में, उछल के जाएगी तब तक गोली की पावर खत्म हो जाती। इतना कि मुझे पता था कोई छोटा मोटा जख्मी होगा, किसी के पाँव पर लगेगी, ये लगेगी, लेकिन मरेगा नहीं। खैर उन्होंने चलाई, 1-2 आदमियों को लगी और वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आदेश दिया गया। हाँ हाँ, तो लेकिन कोई आदमी मरा नहीं, ना कोई सीरियसली जख्मी हुआ। तो मैं साफ हो गया रास्ता, वापस मंगा भाई एक आध आदमी को गोली लगती है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। जी जी। एसपी साहब कहाँ है? एसपी साहब का पता नहीं। उनके घर जाके मैंने पट्टी वट्टी कराई, उसके बाद हॉस्पिटल में गया, लोगों से मिला, भाई क्यों तुम नहीं किया? नहीं करना चाहिए था, और मेरी जगह कोई और होता तो मेरे 10 आदमी मर जाते। तो वहाँ से साफ हो गया था। कंडेले की बात कर रहा हूँ। उससे पहले हमने वो 2 डीएसपी भी छुड़वा लिए थे और असला वसला भी बरामद कर लिया था, बगैर किसी झिझक के। बीच में आदमी डाल के उनके मिलने वाले, उनके रिश्तेदार वगैरह उन्होंने छोड़ दिया था। अगले दिन मैं तो शाम को गया, चीफ मिनिस्टर गवर्नर बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा काम किया, धरना उठवा दिया, ये उठवा दिया। अगले दिन
वहाँ से एक एमपी का भाई सीआई इंस्पेक्टर था जींद में, वो जाता है भ्याणी रोड पे, वहाँ भी बैठे हुए थे। तो पता नहीं क्या प्रोवोकेशन हुई, पथराव हो गया, वो हो गया, तो उसने वहाँ गोली चला दी, उसमें 4 आदमी मर गए। ये है कंडेला का, किसी सरकार का उसमें कोई कसूर नहीं। मैं खुद गवाह हूँ, मेरे खिलाफ उन्होंने 302 का इसका भी किया था। मैंने तो नहीं कहा उन्होंने वापस कर लो, मतलब 302 की कंप्लेंट की मैंने आदमी मारे, वो फिर अपने आप उन्होंने विड्रॉ कर लिया। चलो भाई, और आगामी क्या लगता है सर, खास तौर पर हरियाणा की राजनीति को लेकर के, क्योंकि आप भी इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं, आपका पर्सनल आंकलन क्या है भाई? कहाँ आप देखते हैं हरियाणा की राजनीति में, किस प्रकार का बदलाव आपको लगता है? मुझे लगता है कि लोगों का रुझान बनने लगा है। जो वर्तमान शासक दल है उससे अगर आप सच्ची पूछो तो 2 बातों से लोग नाराज हैं। नंबर 1, जाट आरक्षण के अंदर 32 लोग मारे गए, या मैं कहूँ बेगुनाह मारे गए, और गांव वाले तो कहेंगे छाती ठोक के वे शहीद हो गए। चलो जो भी था, 32 के 32 आदमी सारे पुलिस की गोली से मरे। ये नहीं कि कोई आपसी झगड़े में मरे। एक तो वो गुस्सा है लोगों में। दूसरा गुस्सा ये है कि भाई 800 आदमी से ज़्यादा गिरफ्तार किए, और ये जो किसानों का धरना था दिल्ली में, इसमें भी बहुत लोग मर गए और गिरफ्तार भी हुए। वायदा सरकार ने किया, कमेटी बनाई, वो वायदा पूरा नहीं किया। तीसरा, जो कोरोना काल के अंदर मजदूर बेघर हो गए, दूर दूर से आके चले गए, उनकी रोटी रोजी खत्म होगी, उनको कैसे पुनर्निवास किया जाए वो नहीं पूछा। चौथा, ये जो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था, जो 1 दर्जन आईडी बनाई है वो समझ में नहीं आती लोगों को, मुझे समझ में नहीं आती। कहीं परिवार पहचान पत्र लाओ, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा लाओ, और कभी प्रॉपर्टी आईडी लगाओ। अब ये लोग जो प्रशासन चलाते हैं प्रोबेबली हकीकत से दूर हैं। आप गांव के रहने वाले हो, गांव के रहने वाले हो तो जैसे हमारी ज़मीन है या सरपंच पीछे बैठा है इसकी ज़मीन है, वो पिछले 30 साल से एक ही खाता चलता आएगा, और वो सारे भाई आराम से रह रहे हैं, उनके नाम ज़मीन पट जाएगी। लेकिन ये कितनी आईडी बना लो, ये सिस्टम जब तक नहीं चेंज होगा, पहले गर्दौरी अलग करो, अलग अलग खाता अलग करो हर आदमी का, तब जाके ये सिस्टम चल सकता है। ये उल्टी न, जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने जिधर से नहर का पानी आता है उधर से शुरू नहीं की नहर खोदनी, उल्टी तरफ से कर दी, मतलब अहिरवाल की तरफ से, आज तक पानी नहीं आया। इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वो भी उल्टी तरफ से शुरू कर दी, भुटाना लहर पंजाब की तरफ से नहीं की। वो शुरू तो इसलिए कर दी, इलेक्शन था, वोट मिलेंगे, लेकिन जब पानी का नंबर आया, जब तक सरकार इलेक्शन हो चुके थे, पंजाब में मना कर दिया कि हम पानी नहीं देंगे, हमारा पानी है, हमारे एरिया में भी नाका नहीं लगाने दे रहे। तो जब गलत स्कीम बनाए तो ऐसे ही होता है। ये भी उल्टा काम है भाई, आप लोगों की मूलभूत समस्याएं जो है वो तो अलग की नहीं। ये इसकी ज़मीन है, ये 10 साल कागज टाइप रहेगा, खाता अलग नहीं होगा। सरपंच से, इन सच से पूछना, कितनी कोशिश कर लो, खाता अलग नहीं होगा, क्योंकि एक खाते के अंदर जो खतौनी है 10-10, 15-15 आदमियों के नाम है। एक भाई कोई नौकरी चलने के लिए कलकत्ता चला गया, दूसरा कोई विदेश में चला गया, जब तक वो आके पटवारी तहसील के सामने बयान नहीं देगा तो खाता अलग नहीं होगा। खाता अलग होया नहीं, प्रॉपर्टी आईडी कैसे होगी? होगी ही नहीं। परिवार पहचान पत्र बनाते रहो, परिवार पहचान पत्र में इनकी पेंशन और कट गई, किसी ने लिख दिया कि मेरी आमदनी 4 लाख है तो उसके पूरे परिवार की पेंशन कट गई। तो ये मूलभूत समस्याएं हैं, जब तक इनको समस्याएं को दूर नहीं कही, कितना जनसंवाद कर लो, कितनी संकल्प यात्रा कर लो, लोगों की नाराजगी दूर नहीं होगी। चलिए सर, अंतिम सवाल है, जेजेपी पार्टी को लेकर के क्या कहेंगे? कई कार्यकर्ता हैं वहाँ से वापसी, उन्होंने इनेलो में वापसी कर ली है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर के? देखिए, जेजेपी भी इसी परिवार की से निकली है जी, और अचानक
जेजेपी के नए नेता जुझारू नेता असर हुआ, उनकी 10 सीट आ गई और अभय सिंह चौटाला अकेले रह गए। अब इनका वो कहते हैं ना टेस्ट, फाइनल टेस्ट राजस्थान था। और ये जेजेपी वाले आपके पीछे भी बैठे हुए हैं और भी इधर होंगे, ये देख रहे थे राजस्थान में जेजेपी क्या करती है। एक आदमी, क्योंकि सारे जानते, मुझे भी जानते हैं जी, हमारा भी रिश्तेदार है, मेरे पास कार्ड लेके आया चंडीगढ़, मुझे चाचा जी कहता है। मगर भाई बोला चाचा जी परिवार ने ख़त्म कर लिया, दोनों अलग अलग हो गए, बर्बाद हो गए। मैं ये बताओ तुम राजस्थान में जाके 20 सीटें क्यों लड़ी? बोला जी इसलिए लड़ी 2-4 तो आ जाएंगी, मगर नहीं, जमानत जब्त होगी। और एक जगह तो सतनाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, छठे राउंड में जाके उस कैंडिडेट के, कोई अनिल यादव कैंडिडेट था, 2 वोट आए। तो वीडियो चल रही थी, जेजेपी की सुनामी 2 वोट। तो ये अब यहाँ के लोग ये जान चुके भी जेजेपी में कोई दम कम नहीं रहा। हमेशा सांप देख के लाठी मारते हैं लोग ज़्यादातर, तो सोचते हैं अब इनकी वजह से कहीं सरकार में हाथ नहीं लगेगा जी। चलिए चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। और हमारे साथ हरियाणा के पूर्व डीजीपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो नेता हैं महेंद्र सिंह मलिक है, हमारे साथ मौजूद थे। अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने रखनी है कि डॉक्टर साहब के विचारों को लेकर के आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में ज़रूर रखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।